अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैरमक़दम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड यानी मुशाहिदाती तरीक़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको मुशाहिदाती तरीक़ा कहते हैं। मुशाहिदे का मतलब होता है देखना, और मुशाहिदाती तरीक़ेकार के लफ्ज़ी माने हैं किसी चीज़ या अमल को बामकसद देखना। किसी चीज़ या अमल को बामकसद देखना क्या कहलाता है? मुशाहिदाती तरीक़ा कहलाता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। यानी कि खाली खाली नहीं देखना, बामकसद देखना। किसी अमल को बामकसद देखने को हम क्या कहते हैं? मुशाहिदाती तरीक़ा कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदरती तौर पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हम लोगों का अमल और तर्ज अमल भी देखते हैं और इनके बारे में एक इदराक बना लेते हैं। हम दूसरे लोगों को देखते हैं और उनके बातों को सुनते हैं और हम कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। इस मुशाहिदे की बुनियाद पर हम इस मुशाहिदे की बुनियाद पर इनके खुशियात, खामियां, मुहर्रिक एहसास के बारे में नतीजा निकालते हैं। मुशाहिदे के माने हैं इंसानी तर्ज अमल के मुतालिक ज़िमन में इंसान के ज़ाहिरी तर्ज अमल को देखना, समझना और इसके मुतालिक हक़ाइक़ का पता लगाना। इसका मतलब ये हुआ है कि इंसान का जैसा तर्ज अमल है वैसा देखना। इंसान का जैसा तर्ज अमल है वैसा देखना। खाली खाली देखने का नाम नहीं होता मुशाहिदाती तरीक़ा। जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं उस इंसान का जैसा तर्ज अमल है वैसा देखना। मिसाल के तौर पर किसी तलबा को उसके दर्जे में हुसूलियाबी के ताल्लुक से अच्छा या ख़राब माना जाता है, तो इसकी बुनियाद मुशाहिदा है। मुशाहिदे तरीक़े के मराहल। चलिए अब हम बात करते हैं मुशाहिदे तरीक़े के मराहल। मुशाहिदे तरीक़े के 4 मरहले हैं, चलिए इनको देखते हैं। पहला मरहला है तर्ज अमल का मुशाहिदा, दूसरा है मुशाहिदा किए हुए तर्ज अमल को रिकॉर्ड करना, तीसरा है तर्ज अमल का तशरीह और तज़िया करना, चौथा है तामीम करना। चलिए पहला मरहला देखते हैं, तर्ज अमल का मुशाहिदा। पहला मरहला में मुशाहिदे कार फ़र्द के ज़ाहिरी तर्ज अमल को मोहतात तरीके से देखता और समझता है। मुशाहिदे कार मतलब जो मुशाहिदा कर रहा है, फ़र्द यानी कि जिसका मुशाहिदा हो रहा है। तो मुशाहिदेकार क्या करता है? फ़र्द का ज़ाहिरी तर्ज अमल को मोहतात तरीके से देखता है और समझता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी बच्चे का समाजी तर्ज को अगर देखना हो तो हम इससे हम क्या करते हैं? खेलते हुए या जब वो मिलजुल कर बैठता है तो उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। चलिए दूसरा मरहला देखते हैं, मुशाहिदा किए हुए तर्ज अमल को रिकॉर्ड करना। दूसरे मरहले में मुद्दई के इन तर्ज अमल को, यानी कि जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं उस फ़र्द के तर्ज अमल को सिलसिलावार शक्ल में लिखते हैं या लिखा जाता है। तर्ज अमल को क़लमबंद करने के बाद वो मुद्दई के बाहरी तर्ज अमल की बुनियाद पर इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाता है। आई बात समझ में? चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तर्ज अमल का तशरीह और तज़िया। जब मुशाहिदा किए हुए तर्ज अमल को तरतीबवार तौर पर लिख दिया जाता है या तरतीबवार तौर पर लिख लिया जाता है तो इसकी बुनियाद पर मुद्दई के तर्ज अमल का तज़िया कहता है और इसकी तशरीह करता है। यानी कि सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? सेकंड मरहले में रिकॉर्ड कर रहे हैं तर्ज अमल को। थर्ड स्टेप में रिकॉर्ड किए हुए तर्ज अमल के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, तज़िया कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? और इसकी तशरीह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि वो जो तर्ज अमल है उसका वो कैसा है, इस किस्म की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा स्टेज क्या है या चौथा मरहला क्या है? तामीम है। तज़िया और तशरीह की बुनियाद पर, तज़िया और तशरीह की बुनियाद पर कुछ तामीम किए जा सकते हैं और हासिल हक़ाइक़ की तामीर करके उसूल व ज़ाबित क़ायम किए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं मुशाहिदे के तरीक़े। मुशाहिदे के तरीक़े मंदज़िल हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहिदे के तरीक़े हैं। हम 5 मुशाहिदे के तरीक़े की बात करेंगे। पहला है कुदरती मुशाहिदे, दूसरा है शरीक मुशाहिदा, तीसरा है गैर शरीक मुशाहिदा, चौथा है तामीरी मुशाहिदा, पाँचवा है गैर तामीरी मुशाहिदा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीक़े मुशाहिदे के 5 तरीक़ों में से पहले तरीक़े के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुदरती मुशाहिदे के बारे में। कुदरती मुशाहिदे को गैर रस्मी मुशाहिदा भी कहा जा सकता है। कुदरती मुशाहिदे का मतलब यह है कि मुशाहिदा कुदरती हालत में की जाए, यानी जिसमें मुशाहिदेकार मुद्दई के तर्ज अमल को मुशाहिदा बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के गैर इख्तियारी हालत में करता है। इसमें ना तो कोई उसूल है और ना कोई नज़रियात। मुशाहिदेकार कुदरती हालात को क़लमबंद करता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मुशाहिदे के तरीक़े के बारे में। दूसरा मुशाहिदे का तरीक़ा है शरीक मुशाहिदा।
ये मुशाहिदे के तरीके की दूसरी किस्म है शरीक मुशाहिदा। इसमें क्या होता है देखते हैं, जब मुद्दई को बहुत नज़दीक से देखना हो तो मुशाहिदेकार इस मुद्दई के ग्रुप में शामिल हो जाता है और वो इसका दोस्त बनकर इन तमाम चीज़ों को कलमबंद करता जाता है जिसके लिए वो इस ग्रुप में शामिल हुआ है, यानी कि मुशाहिदाकार मुद्दई के साथ इसमें शामिल होता है। चलिए तीसरी किस्म देखते हैं, गैर शरीक मुशाहिदा। इस तरीके में मुशाहिदेकार मखसूस तर्ज अमल को गैर शरीक तौर पर करता है, यानी कि शरीक नहीं होता, हालांकि ये कुदरती हालात में ही होता है और इसलिए मुद्दई को ये पता नहीं लगता कि इसका मुशाहिदा किया जा रहा है। यानी कि गैर शरीक मुशाहिदे और कुदरती मुशाहिदे में फ़र्क ये है कि कुदरती मुशाहिदे में मुशाहिदेकार मुद्दई यानी कि सब्जेक्ट के तर्ज अमल का मुशाहिदा बगैर किसी मनसूबाबंदी के गैर अख्तियारी हालत में करता है, मुद्दई के तर्ज अमल का मुशाहिदा करता है। जबकि गैर शरीक मुशाहिदे में क्या होता है, मुशाहिदेकार मखसूस तर्ज अमल का मुशाहिदा करता है, फ़र्द के मखसूस तर्ज अमल का मुशाहिदा होता है इसमें, किसमें, गैर शरीक मुशाहिदे में। जबकि कुदरती मुशाहिदे में मुद्दई के तर्ज अमल का मुशाहिदा होता है। यहाँ पर मुशाहिदेकार मुद्दई के तर्ज अमल का मुशाहिदा बगैर किसी प्लानिंग के गैर अख्तियारी हालत में करता है, जबकि गैर शरीक मुशाहिदे में मुशाहिदेकार मखसूस तर्ज अमल का मुशाहिदा करता है। यहाँ पर मखसूस तर्ज अमल का मुशाहिदा होता है और वहाँ पर यानी कि कुदरती मुशाहिदे में तर्ज अमल का मुशाहिदा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं मुशाहिदे के तरीके के अगली किस्म में, यानी कि चौथी किस्म तामीरी मुशाहिदा। इस किस्म में क्या होता है देखते हैं, यह मुशाहिदेकार एक खाका बनाता है, इसमें ज़िम्राबंदी करता है जिस मकसद के तहत मुशाहिदा किया जाना है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि मुशाहिदेकार मुद्दई के तर्ज अमल का मुशाहिदा इख्तियारी हालत में मनसूबाबंद तरीके से करता है, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ करता है जिसमें वक्त मुअय्यन होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है और अमल की हुदूद भी तय होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली किस्म की तरफ। पांचवी किस्म है गैर तामीर मुशाहिदा। यहाँ मुशाहिदेकार ना तो खाका बनाता है और ना ही कोई हुदूद तय करता है, बल्कि ये शरीक मुशाहिदे की तरह ही है, बग़ैर मनसूबे के तर्ज अमल का मुशाहिदा करता है, बग़ैर मनसूबा के तर्ज अमल का मुशाहिदा इसमें होता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मुशाहिदाती तरीक़ाकार की खूबियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों का मुशाहिदा और इसके तर्ज अमल का मुशाहिदाती तरीक़ा बहुत फ़ायदेमंद तरीक़ा है। इस तरीक़े का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है जिसकी मंदरज़ेल खूबियाँ हैं। चलिए बात करते हैं इनकी खूबियों के बारे में, इस तरीक़े की खूबियों के बारे में। इसकी पहली खूबी ये है, इस तरीक़े में तर्ज अमल को लिखा जाता है। यह तरीक़ा ज़्यादा माकूल, भरोसेमंद और मारूज़ी होता है। इस तरीके से किसी भी बच्चे के तर्ज अमल का मुशाहिदा किया जा सकता है, चाहे वो शीरख्वार हो, तिफ़्ल हो, नाबलूग हो या बालिग फ़र्द ही क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मखसूस बच्चे के तर्ज अमल का भी मुशाहिदा किया जा सकता है, इसकी सलाहियतों, रुझान, दिलचस्पियों को समझा जा सकता है। इस तरीके से किसी मखसूस फ़र्द और अफराद के ग्रोह या दोनों के तर्ज अमल का मुताला किया जा सकता है। गैर तामीरी और कुदरती मुशाहिदे अफराद के तर्ज अमल का सही पता लगाने में माविन होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ ये सेंटेंस, थोड़ा आप ज़रा गौर से सुनिए। गैर तामीरी और कुदरती मुशाहिदे अफराद के तर्ज अमल का सही पता लगाने में माविन होते हैं, क्योंकि मुशाहिदा कुदरती माहौल में होता है, इसलिए हासिल शुदा मोतियात यानी कि डाटा, इंफॉर्मेशन के तजुर्बे की बुनियाद पर इनके तर्ज अमल में इस्लाह की जा सकती है। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस तरीके का इस्तेमाल सभी हालात यानी जिस्मानी सरगर्मी, वर्कशॉप और जमात में भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मुशाहिदा तरीक़ेकार की खामियों के बारे में, यानी कि इस तरीके की क्या क्या खामियाँ हैं इसका जिक्र भी कर लेते हैं। इस तरीक़ेकार की कुछ खामियाँ भी हैं जो मंदरज़ेल हैं। चलिए शुरू करते हैं खामियाँ। इस तरीके में क्या होता है, इसकी क्या क्या खामियाँ हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तर्ज अमल को 100% लिखना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से नतीजे दुरुस्त नहीं होते, यानी कि जो भी तर्ज अमल है जिस फ़र्द का हम मुशाहिदा कर रहे हैं उसका तर्ज अमल को 100% लिखना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से ये नतीजे दुरुस्त नहीं होते। मुशाहिदेकार का अपना तासुब नतीजे को मुतासिर करता है। इस तरीके की सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर मुद्दई को पता लग गया कि इसका मुशाहिदा किया जा रहा है तो जिस मकसद के तहत मुशाहिदा किया जा रहा है इसका हसूल मुमकिन नहीं है। यानी कि जैसे ही मुद्दई को, सब्जेक्ट को इस बात का एहसास हो जाता है या इस बात का पता चल जाता है या इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसका मुशाहिदा किया जा रहा है, तो जिस मकसद के तहत इसका मुशाहिदा किया जा रहा है इसका हसूल मुमकिन नहीं होता।
राइट, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तरीका दूसरे साइंसी तरीके की बनस्बत कम बुरे संबंध है। इस तरीके से हासिल शुदा नतायज को जांचना मुमकिन नहीं है। मंदरजा वाला तफसील से ये साफ है कि अगर मुताद तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया तो इसके नतायज मुस्बित होंगे। इसलिए इस तरीके में मुशाहिदेकार का अहल, तरबियत याफ्ता और गैर मफाद परस्त होना बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद ये तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी कि इस तरीके में मुशाहिदाकार जो होता है उसका अहल यानी कि काबिल होना ज़रूरी है, उन्हें तरबियती याफ्ता ट्रेंड होना ज़रूरी है और वो गैर मफाद परस्त होना ज़रूरी है। ऐसी सूरत में ये तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद डैश। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। उर्दू में पढ़ते हैं। नशोनुमा एक कभी ख़त्म नहीं होने वाला अमल है, ये ख्याल किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है तसलसल का उसूल, यहाँ पर क़ानून लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिए, क़ानून की जगह पर उसूल बना लीजिए, तसलसल का उसूल। ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इंज़माम का उसूल, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन यानी कि बाहमी ताल्लुक़ का उसूल। सोचिए, सोच के बोलिए। यस, वेरी गुड, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको उर्दू में तसलसल का उसूल कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नशोनुमा के उसूल, आपने अपने ट्रेनिंग के पीरियड्स में नशोनुमा के मुख्तलिफ उसूल देखे हैं, नशोनुमा के मुख्तलिफ उसूल देखे हैं, जिसको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। किसी भी शय का मुशाहिदा और मुताला करना एक पेचीदा अमल है और अशरफुल मखलूक़ात का मुताला तो यकीनन पेचीदा है, क्योंकि कुदरत ने इसे एक दिमाग दिया है जिसका इस्तेमाल इंसान मुख्तलिफ तरीक़े से करता है। यही वजह है कि इंसानों के तर्ज़ अमल को समझना एक पेचीदा काम है, लेकिन माहिर नफ्सियात ने इंसानी नशोनुमा के इस अमल को बहुत मेहनत और बारीकी से मुताला किया है और इसकी नशोनुमा के मराहिल की तकमील में जो हक़ाइक़ रोनुमा हुए, इन्हें नशोनुमा के उसूल की शक्ल में पेश किया है। नशोनुमा के बहुत सारे उसूल हैं, जिनमें से सबसे पहले है तसलसल का उसूल। हमारा जवाब भी है यहाँ पर तसलसल का उसूल। सवाल क्या था? डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि नशोनुमा का जो अमल है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ये इसका ताल्लुक़ तसलसल के उसूल से है। अब हम तसलसल का उसूल क्या है उसको थोड़ा ज़रा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आपने अपने ट्रेनिंग के पीरियड में पढ़ा है। तसलसल का उसूल क्या है? क़रार हमल से लेकर मौत तक नशोनुमा की एक मुसलसिल अमल है। क़रार हमल से लेकर मौत तक नशोनुमा क्या है? एक मुसलसिल अमल है। इसमें कोई भी नशोनुमा अचानक नहीं होती, बल्कि रफ्ता रफ्ता होती है। स्किनर के लफ्ज़ों में नशोनुमा के अमल के तसलसल का उसूल सिर्फ इस बात पर जोर देता है कि इंसान में कोई अचानक तब्दीली नहीं होती। स्किनर का लफ्ज़ों में हम नशोनुमा का इस तसलसल का उसूल अगर समझना चाहते हैं, तब वो कहता है कि इंसान में कोई अचानक तब्दीली नहीं होती, बल्कि तब्दीलियाँ मुसलसल जारी रहती हैं और ज़िंदगी की उस मुद्दत तक जारी रहती हैं जब तक कि इंसान की रूह फना नहीं हो जाती। यानी खुलासे कलाम ये है, नशोनुमा का जो ये पहला उसूल है यानी कि तसलसल का उसूल जो है ये वूम टू टूम तक जारी रहता है, यानी कि क़रार हमल से लेकर मौत तक नशोनुमा का अमल मुसलसिल चलता रहता है। यानी खुलासे कलाम ये है कि नशोनुमा कभी ख़त्म नहीं होने वाला अमल है, यानी कि डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी मोहरे का इक्तिसाब के अमल में क्या करता है? मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। राइट, ऑप्शन ए है मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, यानी कि मुतालिम को एक ही सिमत में सोचने लगाता है। ऑप्शन बी है क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर इक्तिसाब के लिए दिलचस्पी पैदा करता है। ऑप्शन सी है शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, यानी कि स्टूडेंट्स की मेमोरी को शार्पन करता है, तेज़ करता है, यानी कि उनकी मेमोरी को वो तेज़ करता है। ऑप्शन डी है डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, यानी कि
नए इक्तिसाब और पुराने इक्तिसाब के दरमियान फ़र्क बताता है। सोचिए, सोच के बोलिए। मोटिवेशन, मोहरिका इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या करेक्ट ऑप्शन बी? क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एंड अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, यानी कि मोहरिका वो है जो छोटे बच्चों के अंदर लर्निंग यानी कि इक्तिसाब के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है, यानी कि दिलचस्पी पैदा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी कोलबर्ग। द करेक्ट आंसर इज प्याजे, ऑप्शन सी। सवाल है वो कौन है जिसने बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि जहनी नशोनुमा, वखूफ़ी नशोनुमा के 4 स्टेजेस बताए हैं। राइट, ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी कोलबर्ग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्याजे। प्याजे वो है जिसने बच्चों के वखूफ़ी नशोनुमा के 4 स्टेजेस बताए हैं। चलिए, जैन प्याजे एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे। इन्होंने 1923 और 1932 के दरमियान 5 किताबें शाये की जिनमें इन्होंने वखूफ़ी नशोनुमा के नज़रियात को पेश किया। प्याजे के मुताबिक बच्चों में हकीकत की साख के बारे में गौर फिक्र करने और इसे दरियाफ्त करने की सलाहियत न सिर्फ इनकी पुख्तगी की सतह और इनके तजुर्बात पर मुनहसर करती है, बल्कि इन दोनों के बामी ताल्लुक़ के ज़रिए मुतय्यन होती है। प्याजे ने कुछ अहम तसव्वुरात पेश किए जैसे अडाप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा। प्याजे के वखूफ़ी नज़रियात की तफसीली वजाहत में प्याजे ने क्या किया? प्याजे ने बच्चों की वखूफ़ी नशोनुमा की वजाहत करने के लिए 4 स्टेजेस पेश किए। वो कौन से हैं? पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिस्सी हरकी मरहला कहते हैं। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको क़ब्ल तफ़ौली मरहला कहते हैं। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको ठोस तफ़ौली मरहला कहते हैं। चौथा स्टेज है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि रस्मी तफ़ौली मरहला। हिस्सी हरकी मरहला, क़ब्ल तफ़ौली मरहला, ठोस तफ़ौली मरहला, रस्मी तफ़ौली मरहला। तो ये है वो 4 स्टेज जिसको जैन प्याजे ने अपनी थ्योरी में पेश किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी सेंसरी मोटराइज स्टेज, चौथा है फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उर्दू में देखते हैं, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली एंड अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। चलिए, वो कौन सा मरहला है प्याजे की थ्योरी में, वो कौन सा मरहला है जिसमें बच्चा मंतकी सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू करता है, यानी ठोस चीज़ों के बारे में या किसी इवेंट के बारे में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। सोचिए, पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको उर्दू में कहते हैं क़ब्ल तफ़ौली मरहला। दूसरा ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको उर्दू में कहते हैं ठोस तफ़ौली मरहला। तीसरा है सेंसरी मोटराइज स्टेज, जिसको उर्दू में कहते हैं हिस्सी हरकी मरहला। फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको उर्दू में कहते हैं रस्मी तफ़ौली मरहला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वो क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जिसको उर्दू में कहते हैं ठोस तफ़ौली मरहला। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डिफरेंस ये है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग ठोस अशाम या इवेंट के हद तक ही महदूद होती है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि मुजर्रिद बातों तक इसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कहाँ पर? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग तो पैदा हो जाती है, लेकिन वो लॉजिकल थिंकिंग का ताल्लुक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स होता है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग का ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक हो जाता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में उसकी लॉजिकल थिंकिंग और डेवलप हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फ़र्क समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, आपने प्याजे की थ्योरी को आपके ट्रेनिंग पीरियड्स में पढ़ा था। आज हम थोड़ा इसका रिवीजन करते हुए, यानी कि इसके 4 स्टेजेस में से इस स्टेज यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में बच्चे के अंदर
ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी की सलाहियत पैदा होती है, यानी कि उल्टा करने की सलाहियत इस स्टेज में आती है। यानी कि जैसा बच्चा ये समझने लगता है कि दो तरफ 2 मसावी है 4 हुआ है, तो 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि उल्टा, यानी कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस स्टेज में आ जाती है। इसके साथ साथ इस बच्चे के अंदर 3 अहम तसव्वुरात की नशोनुमा हो जाती है, जैसे कि तहफ़्फ़ुज़ कंजर्वेशन, ताल्लुक़ रिलेशन, दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन। इन 3 अहम तसव्वुरात की नशोनुमा हो जाती है। इसके साथ साथ इस उम्र में बच्चे रक़ीक़ यानी कि लिक्विड, लेंथ राइट, वज़न, वेट वगैरह के तसव्वुरात को भी समझने लगते हैं। अब हम देखेंगे इस स्टेज के ताल्लुक से 2 अहम बातें। राइट, इतना होने के बावजूद ठोस कार्रवाई मरहले की 2 अहम तहदीद बताई गई हैं। पहली खामी ये बताई गई है कि इस उम्र में बच्चे ज़हनी कार्रवाई तभी कर पाते हैं जब चीज़ें ठोस सूरत में हाजिर की गई हों। आई बात समझ में? ठोस सूरत में चीज़ें देने पर ही वो क्या करते हैं, ज़हनी कार्रवाई कर पाते हैं। राइट, दूसरी खामी ये है कि इस ठोस कार्रवाई मरहले की दूसरी तहदीद ये है कि ये बहुत मुरत्तिब, सिस्टमैटिक नहीं होती। किसी मसले की इस्तदलाली सूरत के मुमकिना सभी हल के बारे में बच्चा नहीं सोच पाता। आई बात समझ में? हाँ, यानी कि बच्चा क्या करता है इस स्टेज में, ठोस अशिया की बुनियाद पर आसानी से ज़हनी कार्रवाई करके मसले को हल कर लेता है। इस उम्र की खुशियत है ये कि बच्चा ठोस अशिया की बुनियाद पर आसानी से ज़हनी कार्रवाई करके मसले को हल कर लेता है। यानी कि ठोस चीज़ का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, इवेंट का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर इन चीज़ों को ना देकर इसके बारे में लफ्ज़ी बयान तैयार कर अगर मसला हाजिर किया जाता है तो वो ऐसे मसलों पर ज़हनी कार्रवाई करने पर किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाबिल होता है। यानी कि अभी एब्स्ट्रैक्ट लेवल अभी इसके अंदर नहीं शुरू होता, कॉन्क्रीट लेवल के हद तक ही उन्हें अपने लॉजिक्स को इस्तेमाल कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए